हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली की जो तरफ से जो सैम्पल पेपर आया था आपका हिंदी का क्लास 10th का। ये प्रैक्टिस पेपर 2 है। अगर आपने फर्स्ट पेपर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना। और ये मान के चले दोस्तों कि जो पेपर है इन 2 पेपर इनमें से कम 15 से 20 नंबर का एजिटेज आएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर ही आपके 20 मार्क्स के आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो ध्यान से देखना पूरा वीडियो, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको यहाँ पे 25 से 30 वर्ड में आंसर देना है, यानी कि 2 से 3 लाइन में आपको सॉल्यूशन देना है, और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों खरीदा। मतलब जो लेखक थे वहाँ के, उसके लेखक कौन थे? यशपाल। और चैप्टर का नाम क्या था? लखनवी अंदाज। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि जो लेखक है उसने यात्रा करने के लिए, मतलब कहीं पे जाने के लिए, जो घूमने के लिए गए थे, उसके अंदर उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट क्यों खरीदा। आपको ये रीज़न बताना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन दोस्तों, ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या बता रहा है? उत्तर संकेत अभ्यास प्रश्न पत्र 2021-22। फर्स्ट का आंसर ये रहा। पहली बात तो ये, उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा क्योंकि अगर फर्स्ट क्लास का टिकट हम कब खरीदते हैं? जब हम लंबे टूर पे जाते हैं, जब हमें पता लगता है कि यार आराम चाहिए हमें, क्योंकि हमारी बॉडी को भी क्या होता है, एक तरीके से रेस्ट करने की आदत होती है अगर हम लंबे टूर पे जाते हैं। तो उन्होंने सेकंड का क्लास का टिकट खरीदा क्योंकि उन्हें क्या करना था, एक तरीके से उनकी जो यात्रा थी वो अधिक दूरी की नहीं थी, वो कम दूरी की थी। उन्हें अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी थी, नंबर 1। दूसरी बात क्या कहता है? वह भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करते हुए नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया क्योंकि फ़र्स्ट क्लास में क्या होता है, सभी लोग अच्छे बड़े बड़े पैसे वाले लोग जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी उन्हें पहचान जाएगा, बट सेकंड क्लास में क्या होगा, उन्हें कोई नहीं पहचानेगा और भीड़ भी कम होगी। और ऐसे में क्या होगा दोस्तों, अकेले में वह यात्रा करते हुए एक नई कहानी को सोच पाएंगे, उसके लिए एक वो थीम बना पाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों? वह खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाना चाहते थे। उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया ताकि उन्हें क्या मिल सके, एक तरीके से खिड़की की सीट मिल सके। आप बोलोगे खिड़की की सीट तो फर्स्ट क्लास में मिल सकती है, बट बेटा फर्स्ट क्लास में क्या होता है, वहाँ पे एसी लगे रहते हैं, और जिससे कि क्या होता है बच्चे, वहाँ पे विंडो क्लोज होती है। तो सेकंड क्लास में क्या हुआ, खिड़की के पास बैठ करके वह नेचर का आनंद उठाना चाहते थे। तो 3 पॉइंट हो गए, आपको समझ में आ गया। अब करते हैं एक और पॉइंट। सेकंड क्लास का टिकट, कम दूरी का वो टिकट, सेकंड क्लास का जो टिकट होता है दोस्तों, जो कम दूरी का टिकट था वो बहुत ही सस्ता था एक तरीके से। तो ये 4-5 पॉइंट है, आप इनमें से कोई सा पॉइंट भी लिखोगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। कम से कम 2 पॉइंट ज़रूर लिखने हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों है आपके सामने कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का कौन सा तरीका जानते थे। मतलब आपको ये बताना है कि जो लखनऊ स्टेशन पर जो लोग खीरा बेचते थे, उसके अकॉर्डिंग उनको खीरे का इस्तेमाल करने का कोई नया तरीका भी पता था क्या, आपको बताना है। तो बोलोगे यस सर। आप बोलोगे सर यस सर, बिकॉज क्योंकि और जगह क्या होता है, सिर्फ खीरे को छीला और उसके ऊपर काटा, उसको नमक छिड़क के दे दिया। बट लखनऊ स्टेशन पे क्या होता है, खीरा बेचने वाले क्या करते हैं, खीरे के इस्तेमाल के लिए जीरा, मतलब जीरा, अरे एक सेकंड दोस्तों, जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया ग्राहक को हाजिर कर देते थे। मतलब जो लखनऊ स्टेशन पे खीरा बेचते वो क्या करते थे, जीरे में नमक मिला करके पीसा हुआ और उसी में लाल मिर्च पिसी हुई एक तरीके से एक पुड़िया बना करके, ठीक है, और ग्राहक को देते थे, जिससे कि ग्राहक अपने स्वाद के अनुसार खीरे में मिला करके खाता था, जिससे उनकी सेल्स आराम से बढ़ती थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको बताना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है कैसे। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट पेपर में भी था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना है इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में भी था। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों क्या, फादर बुल्के ने परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे। फादर बुल्के क्या थे, एक तरीके थे जो पहले से सन्यासी थे उनसे अलग थे। वे मन के नहीं संकल्प के सन्यासी में, एक होता है मतलब मन से मैं सन्यासी हूँ, और एक होता है कि मैं सिद्धि करके दिखाऊंगा, मैं पक्का बड़े वाला सन्यासी हूँ, संकल्प सिद्धि करूँगा। तो एक साथ वे एक बार में संबंध बनाकर तोड़ना नहीं जानते थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे, वो एक ऐसे सन्यासी थे जहाँ भी जाते थे उनके संबंध बन जाते थे, सभी से दोस्ती करना उन्हें आता ही था। वे लोगों से अत्यंत क्या करते थे, दिल से मिलते थे। आत्मीयता का मतलब था दिल से बात करते थे, दिमाग का यूज़ नहीं करते थे। वे अपने परिचितों के
दुख सुख में शामिल होते थे। मतलब जो जानने वाले होते थे और जो जानने वाले नहीं भी होते थे उनके दुख और सुख में शामिल होते थे। उनके यहाँ एक तरीके से बड़े भाई की तरह जाते थे, सबको आशीर्वाद देते थे और देवदारू वृक्ष की शीतलता से भर देते थे। उनको एक तरीके से वृक्ष की छाया से की शीतलता प्रदान करते थे। इस तरह उन्होंने परंपरागत सन्यासी से हटकर एक अलग छवि प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये दोनों सेट में आ रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो फादर वुल के द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किए गए प्रयासों को अपने शब्दों में लिखिए। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना, जो फादर वुल के हैं उन्होंने अपने लिए अपने तरफ से क्या क्या कोशिश करते कि हिंदी का प्रचार हो सके, अपने शब्दों में बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते हैं। मतलब उन्होंने क्या करा था, एक तरीके से फादर वुल के जो थे दोस्तों, उन्होंने क्या करा, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते थे। मतलब ऐसे तर्क प्रस्तुत करते थे जिनको कोई काट ही नहीं सकता था, जिनकी बातों को कोई काट ही नहीं सकता था, ऐसी बातें वो बताते थे। उन्होंने प्रमाणिक हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। उन्होंने क्या करा था, एक तरीके से जो एक तरीके से प्रमाणित किया गया था, सिद्ध किया गया था, ऐसे हिंदी शब्दकोश को तैयार किया था। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक, जो मातरलिंग का एक प्रसिद्ध प्ले था दोस्तों, नाटक था, ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पक्षी नाम से रूपांतरण किया था। मतलब उन्होंने एक जो नाटक था ब्लू बर्ड, उसको हिंदी में क्या कहता है, कन्वर्ट किया था। और इसके आगे बात करें दोस्तों, तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध प्रबंध किया था। परिमल नामक हिंदी साहित्य संस्था के सदस्य बने। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। हर मंच से हिंदी की दुर्दशा का दुख प्रकट करते रहे। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख प्रकट करते थे। कोई भी 2-3 बिंदु आप लिख सकते हो इसमें से। तो आप चाहो तो वीडियो को रोक करके आंसर पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है गाइस, आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें भी 3 क्वेश्चन है और तीनों के 2-2 नंबर के हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और साथ में उसका सॉल्यूशन, तो आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। उत्साह कविता में कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया है और क्यों किया है। उत्साह कविता में कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया और क्यों। तो आपने देखा था, ये पिछले वाले सेट में भी था क्वेश्चन। आप बोलोगे सर, देखिए मैं बताता हूँ कवि ने क्या किया है दोस्तों। कवि ने एक तरीके से क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है। कवि का मानना है कि बादल क्रांति दूत होते हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, गर्जना की शक्ति होती है। मतलब वो बहुत तेज़ गड़गड़ाहट करते हैं, जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा बादलों के हृदय में बिजली भी छिपी हुई होती है। तो ये सब आपको पॉइंट लिखना और वीडियो को रोक करके आप पढ़ लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्साह कविता में कवि युवा कवियों की अपेक्षा क्या अपेक्षा करता है। जो उत्साह कविता है उसमें जो कवि हैं, वो जो नए कवि आ रहे हैं मार्केट में, कवियाँ जो आ रही हैं, जितने भी कविता लिखने वाले लोग आ रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा करता है। अपेक्षा देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये रहा। आप वीडियो को रोक लीजिए और पढ़ लीजिए आराम से, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कवि चाहता है कि जितने भी नए कवि आ रहे हैं, उनसे प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना करने के लिए, लोगों में जोश भरने के लिए, उमंग भरने वाली कविताओं की रचना करे। ऐसे लोगों को ब्रज सा असर करे और लोगों को क्रांति के लिए तैयार हो। मतलब कवि चाहता है जितने भी नए कवि लेखक आ रहे हैं, वह ऐसी कविताएँ लिखे जिससे प्रेम और सौंदर्य की कविताएँ हो, रचना ना करके लोगों में ऐसी कविताएं लिखे जो कि क्या हो, एक तरीके से जोश और उमंग भरने वाली कविता लिखे, जिससे कि वह क्रांति के लिए तैयार हो सके। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन है एक तरीके से। एक है ग अट नहीं रही है, क्या बोलोगे, अट नहीं रही है कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन उस वाले वीडियो में भी था, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो अगर आपने फर्स्ट सेट नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। वैसे तो आपको फर्स्ट सेट भी पढ़ लेना चाहिए। अब क्या बोलोगे दोस्तों, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा, या फिर सुबह के टाइम पे मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ आराम से चेक कर सकते हो। उत्साह कविता में कवि ने फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस ऋतु की सुंदरता यह होती है कि ऋतुओं में क्या होता है, और महीनों से बढ़कर होता है, हर एक महीनों से बढ़कर, हर एक मौसम से बढ़कर होता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। और क्या बोलोगे दोस्तों, खेतों में क्या होते हैं, फसलें पकने को तैयार होती है, सरसों के जो पीले फल होते हैं, पीले फूल होते हैं, एक तरीके से उनकी चादर बिछ जाती है, लताएं और डालियाँ रंग बिरंगे फूलों से सज जाते हैं। प्राणियों का मन क्या होता है, लोगों का मन क्या होता है, खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि महीना में प्राकृतिक सौंदर्य का झलक उठा है, मौसम आ गया है। अब बात करेंगे दोस्तों
कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो ये सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेट में भी देखने को मिला था। अब इस ये रहा दोस्तों। तो क्या है, माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता नहीं था। इसलिए उन्होंने समझाया कि उनकी बेटी करके से क्या थी, छोटी थी, नासमझ थी, भोली थी, जिसे दुनियादारी की और छल कपट जो चलता है आज के समय में उसका पता नहीं था। वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। लोगों उसे पता नहीं था कि लोग शोषण भी करते हैं। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुखमय और मोहक कल्पना का साधन समझती थी। और वह क्या समझती, जो शादी विवाह होती है एक तरीके से वो सुखमय होता है और बहुत ही अच्छा होता है। ये ससुराल के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी, मतलब उसे उसका ज्ञान नहीं था कि ससुराल के दूसरे पक्ष क्या सोचते हैं इस बारे में। तो देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, दोनों 3-3 नंबर के। तो थोड़ा सा अच्छा आंसर देना, बड़ा आंसर। अगर आप पॉइंट में लिखते हो तो 3 पॉइंट देना पड़ेगा। क्या है पहला क्वेश्चन, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेमों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए। जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के प्रति किस तरह से प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन। तो गाइस ये रहा सॉल्यूशन, और वीडियो को रोक करके आप पढ़ लीजिए सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बड़े ही डिटेल में बता रखा है। कोई 3 पॉइंट आपको लिख देने हैं क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहली बात तो क्या करोगे, शिशु की जिद में ही प्रेम का प्रकटीकरण है। मतलब जब बच्चा क्या करता है, जिद करने लगता है। शिशु का मतलब बच्चा होता है दोस्तों। जब बच्चा जिद करता है इसका मतलब अपने माँ बाप से प्यार करता है, जब तो जिद कर रहा है। शिशु और माता पिता के सानिध्य में स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति, दोनों का एक ही प्रेम में संपूरक होते हैं। मतलब यह बताना बहुत ही मुश्किल होता है कि बच्चा माँ बाप से ज़्यादा प्यार करता है कि माँ बाप बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, परंतु दोनों ही एक दूसरे के क्या है, संपूरक होते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उसकी गोद में जाने की ललक उसके साथ विविध है। आप देखते हो कि जो बच्चे होते हैं, मतलब हम इस पाठ के आधार पर कह रहे हैं और जनरल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो बच्चे जो होते हैं माता पिता के पास जाने के बाद क्या होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, खेलते हैं अपने माता पिता के साथ। ये सब क्या एक तरीके से माता का प्रेम है बच्चों के प्रति और बच्चों का प्रेम है माता पिता के प्रति। तो ये सब में से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो वीडियो को रोक करके। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बात करते हैं दोस्तों। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दिल्ली का काया पलट करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, जॉर्ज पंचम की पाठ के आधार पर अपने उत्तर व्यक्त कीजिए। नई दिल्ली के काया पलट के लिए दोस्तों सबसे पहले गंदगी का जो ढेर था उसको हटाया गया। सड़कों, सरकारी इमारतों और पटनों, जितने भी सरकारी पर्यटन स्थल थे उनके ऊपर क्या करा गया, एक तरीके से पेंट करा गया, सजाया गया, संवारा गया होगा। मतलब ये सोच है हमारी मतलब जॉर्ज पंचम की नाक के पाठ के आधार पर। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। आपने देखा होगा सदा से बंद फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ वाली जगह पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया होगा क्योंकि ये दिल्ली की खासियत है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, झिलमिलाते सितारों की रोशन में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था, मतलब एक तरीके से अपनी तरफ रिझा रहा था। तो क्या लिखोगे दोस्तों इसमें, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहक जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा, अर्थहीन सा, उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा प्रतीत हो रहा था। मतलब क्या बोलोगे, वो बहुत ही खुश थी, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। वो खो गई थी एक तरीके से, उसे लग रहा था कि जादू हो गया है। तो ये सब बातें आपको लिखनी है। और इसके बाद दोस्तों राइटिंग सेक्शन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, इस तरीके से आपके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको खुद ही लिखने पड़ेंगे। फिर भी मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से है। देखिए दोस्तों, राइटिंग सेक्शन 20 नंबर का है। ये भी बहुत ही आसान होता है, तो बड़े ध्यान से करना। आप वीडियो को रोक के पढ़ भी सकते हो। मैंने 5वां क्वेश्चन दिखा दिया, छठा और चौथा पहले ये रहा। इसमें आपको निबंध लिखना था। 7वें क्वेश्चन में आपको एक पत्र लिखना है या फिर एक तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों, संदेश लिखना है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, पेपर को पूरा करें। अगर आपका पेपर पूरा हुआ दोस्तों तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।